हाँ तो बच्चों कल हम टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज जैसे हमने डिस्कस किया था कि पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड मेसेंकाइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम। एक्चुअली सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के मिलने से कुछ सिस्टम्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज टिश्यू सिस्टम, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अभी हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों। टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। टिश्यू सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, दैट इज उसका स्ट्रक्चर कैसा है और पोजीशन कहां पर है, कहां प्रेजेंट हो रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने टिश्यू सिस्टम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन या स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर या लोकेशन या पोजीशन, टिश्यू सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप्स: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनिज्म की या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, दैट इज होल प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है या बाहर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। It includes epidermal tissue system includes epidermis, stomata and epidermal appendages. That is plant की outermost protective covering में epidermis आएगी, epidermal appendages आ जाते हैं और stomata आ जाते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं epidermis की। epidermis क्या है बच्चों? outermost layer of primary plant body, outermost protective layer। प्राइमरी प्लांट बॉडी बोला गया है क्योंकि सेकेंडरी प्लांट बॉडी या जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस बिकम रैप्चर्ड। एपिडर्मिस जो प्रेजेंट होगी इन वुडी प्लांट्स वो प्राइमरी प्लांट बॉडी में ही होगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड, कैसी होंगी? इलोंगेटेड होंगी। कॉम्पैक्टली अरेंज, दैट इज इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। ऐसी सेल्स होंगी इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। यूजुअली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन इन सम केसेस इट मे बी मल्टी लेयर्ड, बट जनरली इसकी जो कवरिंग होगी, आउटरमोस्ट कवरिंग जो होगी एपिडर्मिस जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी। तो यूजुअली सिंगल लेयर्ड एंड इस सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा सेल की या पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इनकी सेल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा जो कि जनरली वॉल के आसपास होगा, दैट इज ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के आसपास के एरिया में ही साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा क्योंकि इनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। तो दिस वन इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के होने के कारण इनका साइटोप्लाज्म वॉल के नियर होगा या पेरिफेरल होगा। लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म फाउंड नियर द वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग इज सराउंडेड बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से सराउंडेड रहती है एंड क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर दैट रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनके ऊपर एक वैक्सी सबस्टेंस डिपॉजिट हो जाता है जो कि वाटर के लॉस को कम करता है, दैट वन इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूटिकल बोला जाएगा। दिस वन इज क्यूटिकल। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये एपिडर्मिस जो एपिडर्मिस होती है लीव्स की वहां प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जो लीव्स की एपिडर्मिस होगी उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड दीज रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज।
दैट स्टोमेटा का मेन काम होता है ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करना। स्टोमेटल अपर्चर, दैट इज ये सेंट्रल जो ओपनिंग है, दिस वन इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। दिस वन इज स्टोमेटल अपर्चर, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स एंड इनके सराउंडिंग में जो सेल्स है दीज आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। ये सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स collectively called as stomatal apparatus. That is, stomatal apparatus is made up of three main parts. First one is stomatal aperture, second one is guard cells and third one is subsidiary cells. अगर हम डायकोट के स्टोमेटा की बात करें तो डायकोट के स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किडनी शेप या बीन शेप होती हैं। तो टू गार्ड सेल्स जो कि किडनी शेप या बीन शेप होंगी इन डायकोट्स and guard cells of the dicots that are kidney shape या bean shape have chloroplasts that help in photosynthesis. इन guard cells की inner wall thick होगी, outer wall thin होगी और inner wall is thick that regulate opening and closing of stomata या opening and closing of stomata is regulated by guard cells. Whereas अगर हम मोनोकोट के स्टोमेटा की बात करें तो यहाँ पर गार्ड सेल जो होंगी वो डम्बल शेप होती हैं और इनकी भी इनर वॉल थिक होगी एंड आउटर वॉल थिन होगी। यहां पर भी बाहर की साइड में सब्सिडियरी सेल्स होंगी, ये गार्ड सेल्स होती हैं जो कि डम्बल शेप हो जाती हैं और सेंटर में स्टोमेटल अपर्चर होगा। लेकिन डम्बल शेप सेल्स जो होती हैं ग्रासेस में या मोनोकॉट्स में, इनकी गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस नहीं होती है। Next part of the epidermal tissue system is called epidermal appendages. Epidermal appendages के अंदर that is epidermal outgrowths आती हैं that are root hairs and trichomes. बच्चों ध्यान रखना, root hairs are unicellular. Plants के अंदर root hairs unicellular होते हैं that increase surface area so that water और minerals का absorption area बढ़ाया जा सके। तो root hairs surface area को बढ़ाते हैं और वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होंगे। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स। बच्चों ध्यान रखना, ट्राइकॉम्स आर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स। जैसे कि रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर हैं लेकिन ट्राइकॉम्स मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं जो कि जनरली स्टेम्स में देखे जाते हैं, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स। Trichomes may be branched or unbranched, soft और stiff, even secretory या glandular भी हो सकते हैं, secretion में रोल प्ले कर सकते हैं। एंड इनका मेन काम होता है तो प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन जो वाटर का लॉस हो रहा है उस वाटर के लॉस को कम करने में ये ट्राइकॉम्स रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बच्चों ध्यान रखना, ground tissue system is also called as fundamental tissue system because bulk of the plant body is made up of ground tissue system or fundamental tissue system. All tissues except epidermis and vascular bundles, that is epidermis को और vascular bundles को छोड़कर जितना भी पार्ट होगा all is called as ground tissue system or fundamental tissue system. It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो ground tissue system है वो simple tissues का बना होगा, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. यहाँ पे complex tissues, xylem and phloem इसका पार्ट नहीं होते। इसलिए हमने बोला है कि all tissues except epidermis and vascular bundles constitute fundamental tissue system or ground tissue system. कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मिडुलरी रेंज। अब देखिए क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं या कहाँ कहाँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा या क्या क्या पार्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। तो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मिडुलरी रेंज इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स एंड मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स, ये सब जो आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। तो क्या क्या पार्ट हो गए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, दैट इज कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, medullary range, pith as well as
मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स, या बोल सकते हैं लीव्स का जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो लीव्स का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है, जबकि स्टेम में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मिडिल रेस का बना होगा। इट फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ द प्लांट, जैसे मैंने बताया कि बल्क ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बच्चों वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम जो बनाएगा वो वेस्कुलर बंडल्स बनाएगा। एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे प्राइमरी जाइलम का दो तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, एंडार्च एंड एक्सडार्च। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की साइड में है और डेवलपमेंटल प्रोसेस अंदर से बाहर हो रहा है तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंडार्च दैट अकर्स इन स्टेम। वेयरएज अगर डेवलपमेंट बाहर से अंदर हो रहा है तो दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सडार्च दैट अकर्स इन रूट्स। तो देखिए बच्चों दैट इज ये प्रोटोजाइलम यहां पर है अंदर की साइड में और मेटाजाइलम बाहर की साइड में है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है जबकि मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट हुआ है जाइलम का। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंडार्च। क्या बोलेंगे इसको? एंडार्च टाइप बोलेंगे। एंड मीन्स अंदर और आर्च मीन्स पॉइंट या कोना या एरो। अगर पॉइंट या एरो अंदर की साइड में है तो एंडार्च बोलते हैं, और इस तरह का डेवलपमेंट जो होता है वो अंदर से बाहर होगा। सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंडार्च। लेकिन अगर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड में होता है और मेटाजाइलम अंदर की साइड में होता है तो डेवलपमेंट कहां से कहां हुआ? बाहर से अंदर। अगर बाहर से अंदर डेवलपमेंट होता है तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एक्सडार्च। दैट इज एक्स मीन्स बाहर एंड आर्च मीन्स कोना या पॉइंट बाहर की तरफ है। तो ऐसा एक्सडार्च प्रोटोजाइलम, एक्सडार्च प्राइमरी जाइलम रूट्स में देखने को मिलेगा, जबकि एंडार्च प्राइमरी जाइलम स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा। वेस्कुलर बंडल्स फर्दर टू टाइप के हो सकते हैं, या तो रेडियल या फिर कॉन्जॉइंट। बच्चों ऐसे बंडल्स आर मीन्स रेडियल और आर मीन्स रूट्स, दैट इज रूट्स के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल होते हैं। अगर जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है, तो जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड इन टू डिफरेंट रेडियस। इनर रेडियस में जाइलम और आउटर रेडियस में फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम अगर दो अलग अलग रेडियस में होता है तो सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल्स और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन रूट्स। जैसे कि ये प्राइमरी जाइलम हो गया और ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, यहाँ पे अलग अलग रेडियस में दोनों हैं। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स रूट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, दैट इज प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम फाउंड इन डिफरेंट रेडियस। सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन रूट्स, चाहे वो डायकोट्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो या मोनोकॉट्स हो। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स सभी की रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स रेडियल होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट कोलेटरल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ हैं। अगर जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ हैं, एक ही रेडियस में है, तो सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स। इन कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स phloem found always peripheral side, whereas primary xylem found always towards inner side. Such vascular bundles are called conjoint collector vascular bundles. Conjoint collector vascular bundles further two type हो सकते हैं, open type या closed type. अगर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, दैट इज कैम्बियम प्रेजेंट होगी। और ऐसे वेस्कुलर बंडल्स डायकोट के स्टेम में एंड जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम में देखने को मिलेंगे। लेकिन सेकंड टाइप के वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है। अगर प्राइमरी जाइलम, देखिए ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है, इस प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप वेस्कुलर बंडल्स दैट फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की लीव्स में एंड मोनोकॉट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। और ऐसे वेस्कुलर बंडल्स सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन अगर
कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप की बात करें तो दिस वन इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस वन इज प्राइमरी जाइलम, और इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम है दिस वन इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से इनके अंदर डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। सच टाइप ऑफ वेस्को बंडल्स आर कॉल्ड एज conjoined collateral and open type, and ऐसे वेस्को बंडल्स डायकॉट के स्टेम में एंड जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम में देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों कि दैट इज टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड लास्ट वन इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये हमने टिश्यू सिस्टम की बात करी है। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट, स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल एज मोनोकोट, स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो अब आगे हम एनाटॉमी की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट, मोनोकोट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, दैट इज एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू सिस्टम्स एंड टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ग्रुपिंग कैसी है, वो हम देखने जा रहे हैं बच्चों। दिस वन इज ए मोनोकोट, दिस वन इज डायकोट रूट एंड दिस वन इज ए मोनोकोट रूट। अगर डायकोट एंड मोनोकोट की रूट में डिफरेंसेस देखें तो बच्चों मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं। यहां पे देखेंगे कि दैट इज डायकोट की आउटर मोस्ट कवरिंग इज एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं। outermost covering of the roots is called epiblema और epidermis। इसकी एपिब्लेमा और एपिडर्मिस से कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, जो कि रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो रूट से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकलते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। दोनों में ही ऐसा होगा, चाहे मोनोकोट की रूट हो या डायकोट की रूट हो। नेक्स्ट एपिब्लेमा या एपिडर्मिस के नीचे का जितना टिश्यू होगा, नेक्स्ट टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी, समटाइम्स इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नीचे एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स होगा जिसकी सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं एंड मे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। यहां पर भी एंडोडर्मिस होगा। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, इन अकर्स इन बोथ डायकोट रूट एज वेल एज मोनोकोट रूट। ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं, इनकी कुछ एंडोडर्मल सेल्स जो कि प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने होती हैं, दीज आर, ये जो सेल्स हैं जो कि इस प्रोटोजाइलम के सामने होंगी, जैसे कि दिस वन इज, जो कि प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, इन सेल्स को जो कि प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने होती हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड पैसिव सेल्स। ये पैसिव सेल्स जनरली थिन वॉल्ड होती हैं। ये पैसिव सेल्स जनरली क्या होती हैं, थिन वॉल्ड, जो कि वाटर की एंट्री को वाटर की एंट्री में रोल प्ले करती हैं। जैसे कि वाटर रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे, वहां से कॉर्टेक्स में आएगा और कॉर्टेक्स से रूट के अंदर जब जाएगा तो इन पैसिव सेल के थ्रू ही अंदर एंटर करेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एंडोडर्मल सेल्स की जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है, टेंजेंशियल मींस ये वाली जो वॉल है ये टेंजेंशियल वॉल है। दिस वन इज ए टेंजेंशियल वॉल एंड दिस वन इज ए रेडियल वॉल। तो टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल, दिस वन इज रेडियल एंड दिस वन इज टेंजेंशियल। इन टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल is called Casparin strips. These Casparin strips act as a water tight jacket और डैम की तरह बिहेव करती हैं, वाटर के लीकेज को रोकती हैं या वाटर के लीकेज को कम करती हैं। तो ये Casparin strips का काम होता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना कि डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन और कॉल्ड Casparin strips because these are discovered by Caspary। तो डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन that are called Casparin strips are found in the endodermal cells that act as a watertight jacket or dam, जो कि वाटर के लीकेज को रोकती है। नाउ एंडोडर्मिस के बाद जो इसके नीचे की लेयर होगी दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल ऑफ डायकोट रूट प्रोड्यूस सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी रूट्स।
इसलिए सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स के ओरिजिन को हम बोलते हैं एंडोजीनियस ओरिजिन। तो पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है। एज वेल एज दिस पेरिसाइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ root vascocamium during secondary growth as well as core cambium. That is pericycle से during secondary growth core cambium भी बनती है और some part of root vascocamium भी इसी से फॉर्म होता है। It also help in the formation of secondary as well as tertiary roots। जब टैप रूट सिस्टम बनता है तो उसमें प्राइमरी रूट तो रेडिकल से बन जाती है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी रूट का फॉर्मेशन पेरिसाइकिल से होता है, जिसके ओरिजिन को हम एंडोजीनियस ओरिजिन बोलते हैं। This pericycle is also parenchymatous। Now उसके बाद यहाँ पे वेस्कोबंडल्स आ जाते हैं, जहाँ पे फ्लोएम होगा और जाइलम होगा। यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर साइड में है, मेटाजाइलम अंदर की साइड में है। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एक्सचार्ज। एंड यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस में है, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। बच्चों यहाँ पे जो वेस्को बंडल्स का नंबर है ये जनरली 2 to 6 होता है, दैट इज डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन होती है, बट जनरली टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि 1, 2, 3 एंड 4 ही यहाँ पे जाइलम बंडल है और 4 ही यहाँ पे फ्लोएम बंडल है। तो इनका नंबर जनरली कितना होगा, 2 to 6 होता है, लेकिन जनरली अगर बात करें तो जनरली नंबर इनका 4 होता है, दैट इज टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलती है। सेंटर में अगर पित्त की बात करें तो यहाँ पे पित्त जो होता है वो लेस डेवलप्ड होता है। पित्त इज पैरेंकाइमेटस एंड पित्त इज कॉल्ड पित्त इज लेस डेवलप्ड, बट सम पित्त रेज जो कि इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कुछ पित्त टिश्यू प्रेजेंट होगा, एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू, और ये कंजक्टिव टिश्यू भी पैरेंकाइमेटस होता है। अब बच्चों अगर हम देखें तो ये डायकोट की रूट है, ये मोनोकोट की रूट है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, इन डायकोट एंड मोनोकोट की रूट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट सेम टाइप के डिफरेंसेस होते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात करें तो बच्चों देखिए क्या डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे जो पेरिसाइकिल होगी ये लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी, और इवन यहाँ से जो कॉर कैम्बियम है और रूट वेस्कोकैम्बियम है इसका फॉर्मेशन भी नहीं होता, क्योंकि मोनोकॉट की रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो पहला डिफरेंस ये आ जाता है। दूसरा डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है, ये वेस्को बंडल्स का नंबर मोर देन 6 होता है, दैट इज मोर देन 6, दैट इज पोली आर्च कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन दो डिफरेंसेस, और तीसरा डिफरेंस आता है यहाँ पे जो पित्त होता है, दिस वन इज कॉन्स्पिशियस या वेल डेवलप्ड। तो ये 3 डिफरेंसेस से आप डायकोट की एंड मोनोकोट की रूट में आप डिफरेंस कर सकते हैं। पहला डिफरेंस कि यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है ये रूट और रूट वेस्कोकैम्बियम या कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेगी, सॉरी मोनोकोट की रूट्स के अंदर कॉर कैम्बियम या रूट वेस्कोकैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि डायकोट की रूट में कॉर कैम्बियम और वेस्कोकैम्बियम का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द पेरिसाइकिल। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर वेस्कोबंडल्स 2 to 4, दैट इज डायर्च टू टेट्रार्च, मोस्टली डायर्च टू हेक्सार्च, मोस्टली टेट्रार्च कंडीशन होती है। जबकि यहाँ पे अगर वेस्कोबंडल्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज पॉली आर्च कंडीशन होगी, दैट इज मोर देन 6 कंडीशन होगी। यहाँ पे पित्त जो होगा वो लेस डेवलप्ड होगा, यहाँ पे पित्त वेल डेवलप्ड होगा, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डायकोट रूट एंड मोनोकोट रूट। अदरवाइज डायकोट एंड मोनोकोट रूट सिमिलर ही होती हैं, बहुत थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नाउ अगर उसके बाद हम स्टेम की बात करें तो बच्चों स्टेम का भी मैंने कंपैरेटिव स्टडी कराया है। यहाँ पे आप दिस वन ये डायकोट स्टेम या सनफ्लावर का स्टेम ले लें, और दिस वन ये मोनोकोट स्टेम या मेज स्टेम। अगर डायकोट एंड मोनोकोट के स्टेम में हम देखें तो बच्चों देखिए यहाँ पे आउटर यहाँ पे ट्राइकॉम प्रेजेंट होंगे, दैट आर मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स, जिनको ट्राइकॉम से बोलते हैं। जबकि मोनोकोट के स्टेम में मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स, जिनको ट्राइकॉम बोलते हैं, ये एब्सेंट होंगे। आफ्टर मोस्ट कवरिंग जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर एंड पैरेंकाइमेटस, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन इसकी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एंड स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल और स्टोमेटा यहाँ पर भी मोनोकोट के स्टेम में भी प्रेजेंट होगी। तो दोनों में सेम है यहाँ पे कि क्यूटिकल एंड स्टोमेटा डायकोट के स्टेम में भी होंगे
और यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पे एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, यहाँ पे भी एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, यहाँ पे ट्राइकोम प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्राइकोम एब्सेंट है। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा, सेकेंड जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइपोडर्मिस इन द हर्बेशियस डायकोट स्टेम इज या इन यंग डायकोट स्टेम इज कॉलन काइमेटस। दैट इज यंग डायकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होगी वो कॉलन काइमा की बनी होगी। जबकि अगर मोनोकोट के स्टेम की अगर बात करें तो मोनोकोट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, और कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस या स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं टू द प्लांट पार्ट या प्लांट बॉडी या स्टेम। नाउ नेक्स्ट पार्ट यहां पे हम देखें तो जनरल कॉर्टेक्स होगा जो कि पैरेन्काइमा का बना होगा, और जनरल कॉर्टेक्स, लेकिन अगर हम यहां आए मोनोकोट के स्टेम में देखें तो यहां पे मोनोकोट के स्टेम में कंप्लीट टिश्यू इज कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू। इस पूरे के पूरे टिश्यू को हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। यहां पे ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, दैट इज जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल as well as medullary and pith all are absent in the monocot stem। या बोल सकते हैं कि in the monocot stem ground tissue is not differentiated into layers। इसके ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे, जबकि अगर मोनोकोट के डायकोट के स्टेम में देखें तो यहाँ पर सभी वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंस आता है कि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है, जबकि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू लेयर में डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो पहले हम डायकोट के स्टेम में देख रहे हैं। अब डायकोट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं, थिन वॉल्ड होंगी, लूजली अरेंज होती हैं, इनका काम स्टोरेज करना होता है फूड का। जनरल कॉर्टेक्स के बाद इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। डायकोट के स्टेम की जो एंडोडर्मिस है इनकी एंडोडर्मल सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्स का स्टोरेज होता है, इसीलिए एंडोडर्मिस ऑफ डायकोट स्टेम इज कॉल्ड स्टार्च शीथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्टार्च शीथ हैव ओनली इन डायकोट स्टेम। मोनोकोट के स्टेम में स्टार्च शीथ नहीं होती क्योंकि वहां पर लेयर का डिफरेंशिएशन नहीं है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड पेरिसाइकल। बच्चों डायकोट के स्टेम में पेरिसाइकल हेटेरोजेनियस होती है, दैट इज सम पार्ट ऑफ द पेरिसाइकल इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा and some part is made up of sclerenchyma। sclerenchymatous पेरिसाइकल इज कॉल्ड बंडल कैप या हार्ड बास्ट, जबकि जो पेरिसाइकल पैरेन्काइमा की बनी होती है जो कि वेस्कोबंडल्स में होगी उसको सॉफ्ट बास्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पेरिसाइकल होगी दिस पार्ट ऑफ पेरिसाइकल इज पैरेन्काइमेटस दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट बास्ट, वेयरएज ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है जो कि वेस्कोबंडल्स के जस्ट आउटर होगा दिस वन इज कॉल्ड बंडल कैप, और दिस बंडल कैप इज पैरेन्काइमेटस और हार्ड बास्ट बोलते हैं। और ये सेमी ल्यूनर कैसी होगी, सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप होती है जो कि वेस्कोबंडल्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट बनाती है, ये कैप बनाती है जिसको बंडल कैप भी बोलते हैं। तो पेरिसाइकल ऑफ द डायकोट स्टेम इज हेटेरोजेनियस, सम पार्ट इज पैरेन्काइमेटस एंड सम पार्ट इज स्क्लेरेन्काइमेटस। नाउ पेरिसाइकल के अंदर वेस्कोबंडल्स होंगे, when all the vascobundles arranged in a ring, all vascobundles एक रिंग में अरेंज्ड हैं, and arrangement of vascobundles in a ring is a characteristic feature of dicot stem। जबकि मोनोकोट के स्टेम में ये vascobundles scattered होते हैं, बिखरे होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ vascobundles in a ring is a characteristic feature of dicot stem। तो अगर सभी vascobundles एक रिंग में अरेंज दिखाई दे रहे हो तो डायकोट का स्टेम आप पहचान सकते हैं उसको इस तरीके से। इनकी जो वेस्कोबंडल्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि डायकोट के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे उनको बोलेंगे कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मींस फ्लोएम एंड जाइलम दोनों एक साथ हैं। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है, क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, दैट इज जाइलम अंदर साइड और फ्लोएम बाहर की साइड, तो उसको बोलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कोबंडल्स कैसे हो जाएंगे, ओपन टाइप। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए डायकोट के स्टेम के वेस्कोबंडल्स, वेस्कोबंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप विद एंडार्च जाइलम, दैट इज प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा और मेटाजाइलम बाहर की साइड होगा। तो ये वेस्कोबंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं।
इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो टिश्यू होगा पैरेन्काइमा टिश्यू, दीज टिश्यू आर कॉल्ड एज मिडुलरी रेज या पिथ रेज। डायकोट के स्टेम में पिथ इज वेल डेवलप्ड, पिथ जो होगा डायकोट के स्टेम में वेल डेवलप्ड होगा। बच्चों ध्यान रखना, मोनोकोट डायकोट के रूट में पिथ लेस डेवलप्ड होता है या इनकॉन्स्पिशियस होता है, जबकि डायकोट के स्टेम में पिथ वेल डेवलप्ड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। जबकि मोनोकोट की रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मोनोकोट के स्टेम में पिथ जो होता है एब्सेंट होता है। अब अगर मोनोकोट के स्टेम में देखें तो मोनोकोट के स्टेम में जैसे मैंने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग इज क्यूटिकल, जिसके अंदर क्यूटिकल होगी और यहाँ पे स्टोमेटा भी होंगे, एंड आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल एंड स्टोमेटा है, एंड नीचे वाली लेयर जो है हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस स्कैनकाइमा की बनी हुई है जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद पूरे टिश्यू को हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं जो कि लेयर में डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसमें वेस्कोबंडल स्कैटर्ड है। अब ध्यान रखना, ऑल द वेस्कोबंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। वेस्कोबंडल दो टाइप के हैं, पेरिफेरल वेस्कोबंडल जो कि सराउंडिंग में है उनको पेरिफेरल वेस्कोबंडल्स बोलते हैं। पेरिफेरल वेस्कोबंडल्स आर स्मॉल बट मोर इन नंबर। पेरिफेरल वेस्कोबंडल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा लेकिन स्मॉल साइज के होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड सेंट्रल वेस्कोबंडल्स। दीज सेंट्रल वेस्कोबंडल्स आर लार्ज साइज बट स्मॉल इन, लार्ज साइज है बट लेस इन नंबर, इनका नंबर जो होगा वो कम होगा। बच्चों ध्यान रखना, इन वेस्कोबंडल्स के अंदर जो जाइलम एंड जो जाइलम की वेसल्स है वो वी या वाई शेप में बनाती हैं। कि देखेंगे कि ये एक दो प्रोटोजाइलम एंड दो मेटाजाइलम, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो वाई शेप बन जाता है, लेकिन अगर एक प्रोटोजाइलम एंड दो मेटाजाइलम वेसल्स हैं तो वी शेप बन जाता है। तो वेसल्स अरेंज इन वी और वाई इन शेप। बच्चों एक चीज और याद रखना कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन वेस्कुलर बंडल्स में ये प्रोटोजाइलम हो गया और ये मेटाजाइलम हो गया। यहाँ पे दिस वन इज फ्लोएम, लेकिन इनमें इनके आगे की साइड में यहाँ पे एक वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है। ये यहाँ पे मोनोकोट के वेस्कोबंडल्स में प्रोटोजाइलम के फ्रंट में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, जबकि ऐसा डायकोट के वेस्कोबंडल्स में नहीं होगा। बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डायकोट के वेस्कोबंडल्स हैं उनमें वेस्कोबंडल्स के चारों तरफ बंडल सीट नहीं होती, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो इनके वेस्कोबंडल्स के चारों तरफ एक बंडल सीट देखने को मिलेगी, स्कैनकाइमा की बनी हुई बंडल सीट देखने को मिलेगी। दैट इज वेस्कोबंडल्स आर सराउंडेड बाय स्कैनकाइमेटस बंडल सीट। बच्चों डायकोट के वेस्कोबंडल्स कैसे थे? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन टाइप, जबकि इनके वेस्कोबंडल्स की बात करें तो वेस्कोबंडल्स कैसे हैं? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं है और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। जाइलम यहाँ पे भी प्रोटोजाइलम या प्राइमरी जाइलम का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा, तो जाइलम यहाँ पर भी एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये डायकोट एंड मोनोकोट के स्टेम में डिफरेंसेस आ गए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि डायकोट लीफ एंड मोनोकोट की लीफ में डिफरेंसेस। तो डायकोट की लीफ को हम बोला जाता है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जबकि मोनोकोट की लीफ को बोलते हैं आइसोबायलैटरल लीफ। डॉर्सिवेंट्रल लीफ मींस डॉर्सल एंड अपर दोनों सरफेस डिफरेंट होगी, एक डॉर्सल होगी नीचे वाली, ऊपर वाली वेंट्रल होगी। जबकि अगर हम बात करें आइसोबायलैटरल लीफ में तो डॉर्सल एंड वेंट्रल दैट इज अपर एंड लोअर दोनों सरफेस सेम सरफेस सेम शेप में होंगी, सेम स्ट्रक्चर की होंगी, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। बच्चों अगर हम डायकोट की लीफ की बात करें तो डॉर्सिवेंट्रल लीफ में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। Upper epidermis is called adaxial epidermis and lower epidermis is called abaxial epidermis. Upper epidermis and lower epidermis दोनों पर ही क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, लेकिन अपर क्यूटिकल इज मोर थिक देन द लोअर क्यूटिकल। स्टोमेटा जनरली लो सरफेस पे होंगे, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होंगे, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा जनरली एब्सेंट होते हैं। तो लीफ जनरली कैसी होती है डायकोट में? हाइपोस्टोमेटिक, बिकॉज स्टोमेटा जनरली फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में जनरली स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जितना भी टिश्यू होगा, दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज मेसोफिल टिश्यू। दिस मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। जो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो टिश्यू होगा, दिस टिश्यू इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा,
इस पैलिसेड पैरेन्काइमा की सेल जो होती है वो इलोंगेटेड होती हैं, कॉलमनर होती हैं एंड अरेंज पैरेलली। अरेंज कैसी है? पैरेलली अरेंजमेंट होगा, इनका अरेंजमेंट पैरेलली है और ये सेल्स वर्टिकली अरेंज होंगी। तो दैट इज cells of पैलिसेड पैरेन्काइमा are elongated, arranged vertically parallel to each other, and these cells, पैलिसेड पैरेन्काइमा cells are these cells have more number of chloroplasts in comparison to spongy parenchyma. इसलिए upper surface is dark color and lower surface is light color. नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वाली सरफेस पे जो टिश्यू होगा, दिस वन इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसेंचिमल टिश्यू। इनकी सेल्स लूजली अरेंज होंगी, यहाँ पे एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, लो सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और स्टोमेटा के जस्ट ऊपर जो कैविटी होगी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सब स्टोमेटल कैविटी। एंड इनके जो वेस्कोबंडल्स हैं, इनके वेस्कोबंडल्स कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप, दैट इज जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ हैं। एंड जाइलम से जो है वो नीचे की, जाइलम ऊपर की साइड में और फ्लोएम नीचे की साइड में। तो वेस्कोबंडल्स कैसे हो गए? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम भी नहीं है। ध्यान रखना बच्चों कि फ्लोएम ऑलवेज फाउंड ऑन एवेक्सियल सरफेस वेयर एज जाइलम इज फाउंड टुवर्ड्स एडैक्सियल या अपर सरफेस। यहाँ पे जो वेस्कोबंडल्स हैं, इनके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा कि एक सेंट्रल जो मेन होती है उसमें लार्ज साइज के वेस्कोबंडल्स होंगे, जबकि जो वेन्स होंगी और वेनलेट्स होंगी उसमें स्मॉल साइज के वेस्कोबंडल्स होंगे। तो सो मच वेरिएशन इन द साइज ऑफ वेस्कोबंडल्स रिफ्लेक्ट रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि अगर मोनोकोट की लीफ की बात करें तो यहाँ पर वेस्कोबंडल्स सभी ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, एक्सेप्ट मेन वेन के वेस्कोबंडल्स को छोड़कर बाकी सभी वेन सेम साइज की होती हैं। तो वेस्कोबंडल्स का साइज भी सेम होगा और सेम साइज ऑफ वेस्कोबंडल्स रिफ्लेक्ट पैरेलल वेनेशन। तो मोनोकोट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा। यहाँ पर अपर एंड लोअर सरफेस दोनों में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, तो लीफ को बोलेंगे एम्फी स्टोमेटिक। क्यूटिकल का थिकनेस दोनों ही सरफेस में सेम होगा। यहाँ पर कैविटीज, एयर कैविटीज एब्सेंट होंगी, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि स्टोमेटा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं। वेस्कोबंडल्स यहाँ पर भी कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज टाइप। जाइलम एडैक्सियल सरफेस पे होगा, जबकि फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस पे होगा। बच्चों एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो वेस्कोबंडल्स हैं, इनके चारों तरफ जो बंडल सीथ होगी, इनकी बंडल सीथ सेल्स के अंदर सम टाइम एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। इसलिए ऐसी एनाटॉमी को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, जो कि आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा। तो क्रेंज एनाटॉमी दैट इज यहाँ पे दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट मिलेगा। दैट इज जो मेसोफिल सेल्स हैं वहां पे ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि बंडल सीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। बच्चों अगर हम आइसोवेलेंटल लीव्स एंड डॉर्सीवेंटल लीफ में डिफरेंसेस देखें तो क्या डिफरेंसेस है कि यहाँ पे पैलिसेड पैरेन्काइमा, यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड है, जबकि आइसोवेलेंटल लीफ में मेसोफिल टिश्यू पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे एयर कैविटीज एब्सेंट होंगी। यहाँ पे वेस्कोबंडल्स के साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, जबकि यहाँ पे वेस्कोबंडल्स के साइज में वेरिएशन नहीं होगा। यहाँ पे रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है। यहाँ पे स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होते हैं। यहाँ पे क्यूटिकल का थिकनेस अपर ज्यादा होगा देन द लोअर क्यूटिकल, जबकि यहाँ पे क्यूटिकल दोनों ही सरफेस पे सेम थिकनेस की होती है। तो बच्चों ये डिफरेंसेस हो जाते हैं बिटवीन द डायकोट एंड मोनोकोट लीफ। एक और डिफरेंस आता है मोनोकोट की लीफ में कि मोनोकोट की जो लीफ होती हैं उसकी अपर एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस में एक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज बुल्लीफॉर्म सेल्स। बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या है बच्चों? बुल्लीफॉर्म सेल्स आर द लार्ज साइज एम्प्टी कलरलेस सेल्स दैट फाउंड अलोंग द वेन्स and these leaves, these bulliform cells help in the curling and uncurling of leaves during the deficiency of water। या जब भी कभी वाटर की कमी हो जाएगी तो लीव्स को कर्ल कराने में रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन बुल्लीफॉर्म सेल्स की में फ्लैसिड हो जाती हैं जब पानी की कमी होती है, लेकिन जैसे पानी फुल हो जाएगा, वाटर फुल हो जाएगा, ये सेल टर्जिड हो जाएंगी बुल्लीफॉर्म सेल्स, और जैसे ही बुल्लीफॉर्म सेल टर्जिड हो जाएंगी लीफ वापस से अनकर्ल हो जाएगी। तो bulliform cells are the cells that found in the some monocot leaves
and these cells are empty colorless cells that are found along the veins and help in curling and uncurling of leaves that are only found in the some monocot leaves but absent in the dicot leaves. तो बच्चों ये इंटरनल स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है कि डायकॉट एंड मोनोकॉट की रूट में क्या डिफरेंसेस हैं, डायकॉट एंड मोनोकॉट की स्टेम में क्या डिफरेंसेस है, और डायकॉट एंड मोनोकॉट की लीव्स में क्या डिफरेंसेस है. तो बच्चों इनका कंपैरेटिव स्टडी करते रहिए, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे. और पहचानने के लिए अगर आए तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर एक्जार्ज कंडीशन है तो रूट होगा, एंडार्ज कंडीशन है तो स्टेम होगा, वेस्कोबंडल्स अगर रिंग में अरेंज है तो स्टेम होगा, डायकॉट का स्टेम होगा, वेस्कोबंडल स्कैटर्ड है तो मोनोकॉट का स्टेम होगा. तो इस तरीके से आप डिफरेंसेस आप कर सकते हैं. हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन थिकनेस, गर्थ या सर्कमफरेंस. प्लांट की मोटाई दैट इज थिकनेस या गर्थ या सर्कमफरेंस इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. तो इंक्रीज इन थिकनेस, गर्थ या सर्कमफरेंस इन द डायकॉट एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स is called secondary growth. बच्चों secondary growth occurs in dicots and gymnosperms. मोनोकॉट्स में secondary growth नहीं होती क्योंकि वहां पर लेटरल मेरिस्टेम्स या वेस्कोकैमियम का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो secondary growth occurs only in dicots and gymnosperms. Secondary growth is due to the activity of lateral meristems, two lateral meristems, that is chorchemium and vascular chemium. So occurs in dicot and gymnosperms due to activity of two lateral meristems, that is vasculochemium and chorchemium. Vasculochemium and chorchemium are two lateral meristems जो कि dicot and gymnosperms के stem and roots के अंदर secondary growth के लिए responsible होते हैं. बच्चों secondary growth अगर हम angiosperms की बात कर रहे हैं, angiosperms में dicot की बात कर रहे हैं, तो डायकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ रूट में भी हो सकती है और स्टेम में भी हो सकती है. लेकिन बच्चों हम पहले बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम. अच्छा, डायकॉट के स्टेम में दो रीजन होते हैं, एक होता है स्टीलर रीजन दैट इज विद इन पेरिसाइकल, और एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन दैट इज आउटसाइड ऑफ द पेरिसाइकल. तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन दैट इज कॉर्टिकल रीजन, स्टीलर रीजन दैट इज विद इन स्टील. डायकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ स्टीलर रीजन में पहले स्टार्ट होगी, देन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन. तो पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन, उसके हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन दैट इज कॉर्टिकल रीजन. तो सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन ऑफ डायकॉट स्टेम इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. तो बच्चों होगा क्या कि पहले हम स्टेप बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. सबसे पहले डायकॉट के स्टेम में एक रिंग बनती है वेस्कोकैम्बियम की जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक डायकॉट स्टेम है, ये आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड नीचे इसके कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के अंदर ये स्टील होगा जिसके अंदर वेस्कोबंडल्स होंगे. सेंटर रीजन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पिथ और ये वेस्कोबंडल्स है. वेस्कोबंडल्स में यहाँ पे बाहर के साइड में प्राइमरी फ्लोएम होता है, अंदर की साइड में प्राइमरी जाइलम होगा, और प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के बीच में जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है, दिस वन इज ए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. This intravascular cambium is a primary lateral meristem that occurs in the dicot stem from the beginning of the plant life. बच्चों जब और इन वेस्कोबंडल्स के बीच में बच्चों जो टिश्यू होगा, दिस टिश्यू इज कॉल्ड मिडुलरी रेज. जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली होगी या जब जैसे आप जानते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर हाइट ऑफ द प्लांट के अंदर गर्थ इंक्रीज होती है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली होगी उस दौरान मिडुलरी रेज अकर्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स बिकम्स डी डिफरेंशिएटेड. इनके अंदर डी डिफरेंशिएशन होगा एंड ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक कैम्बियम बनेगी दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. दिस इंटरफेसिको कैम्बियम इन वेस्को बंडल्स के बीच में बन रही है, इस चीज को बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. लेकिन वेस्को बंडल्स के अंदर जो होगा दिस वन इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम.
जब ये इंट्रा पहले से और बाद में इंटर बन जाएगी तो इंटर एंड इंट्रा दोनों वेसिकुलर कैम्बियम एक साथ जुड़ जाएंगी और एक कंप्लीट रिंग बन जाएगी, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। इन दोनों की ज्वाइनिंग होने से एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड दिस ब्लू कलर रिंग इज कॉल्ड एज vascular cambium ring. It is formed due to joining of intra as well as intervesicular cambium. बच्चों, this vasculocambium is partially primary and partially secondary in origin because some part developed from intravasculocambium, that is a primary, and some part from intervasculocambium, that is a secondary. So vasculocambium ring in dicot stem is partially primary and partially secondary in origin. It is made up of single layer of cells. इसकी cells single layer of cells की बनी होती है। इसकी ये जो ring है वो single layer of cells की बनी होगी। This vasculocambium remains active throughout the life. That is only one vasculocambium ही dicot के stem में बनती है जो कि throughout the life active रहती है। इस vasculocambium की अगर बात करें तो ये अंदर की साइड में ज्यादा एक्टिव होती है देन द आउटर साइड, दैट इज vasculocambium ring is 8 to 10 times more active towards inner side than the outer side due to unequal distribution of hormones. क्योंकि अंदर की साइड हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो अंदर की साइड में 8 to 10 times ज्यादा एक्टिव होगी देन द आउटर साइड। इसी कारण ये 8 to 10 times मोर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम during secondary growth. बच्चों, this vasculocambium activity is also affected by seasonally environmental factors. It is more active in spring and less active in autumn. That is, इनकी cells autumn में कम एक्टिव होंगी लेकिन spring में ज्यादा एक्टिव होंगी। तो जब spring में ज्यादा एक्टिव होंगी तो जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, लेकिन autumn में जब लेस एक्टिव हो जाती है तो सेकेंडरी जाइलम कम अमाउंट में बनता है। बच्चों, दिस vasculocambium रिमेन एक्टिव थ्रू द लाइफ और जब इसकी सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं तो इट प्रोड्यूस सम सेल्स टुवर्ड्स इनर साइड या vasculocambium कट्स सम सेल्स टुवर्ड्स इनर साइड टू प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम एंड सम सेल्स टुवर्ड्स आउटर साइड इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। जब ये vasculocambium डिवाइड करती है तो फुल सेल्स अंदर की साइड में कट करेगी जिसको हम सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे और जो सेल्स इस vasculocambium से बाहर साइड बनेंगी जो कि मैंने ग्रीन करके टिश्यू बनाया है, दिस वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि दिस vasculocambium एक्टिविटी अफेक्ट सीजनली, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस vasculocambium इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज ओनली वन vasculocambium बनती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहती है। इट्स एक्टिविटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज हार्मोन्स एंड एनवायरमेंट इसको फ्लक्चुएट करता है इसकी एक्टिविटी को। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म इन टेम्परेट रीजन, दैट इज टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती। स्प्रिंग में क्लाइमेटिक कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल होती हैं तो कैम्बियम भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ऑटम में क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो इसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो जब ये स्प्रिंग में, दैट इज जब स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग सीजन में, दैट इज vasculocambium इज मोर एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन बट लेस एक्टिव इन ऑटम सीजन। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फॉल सीजन हम स्प्रिंग मानते हैं तो स्प्रिंग में जो वुड बनेगी दिस वुड इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड में जाइलम का जो रिंग बनेगा वो एक मोटी रिंग बनेगी जिसके अंदर जो वेसल्स होंगी उनका ल्यूमन, उनकी कैविटी बहुत ज्यादा होगी। दैट इज स्प्रिंग वुड फॉर्म इन स्प्रिंग, दैट फॉर्म इन मोर अमाउंट विद वाइडर या लार्ज साइज ऑफ वेसल्स। वेयर स्प्रिंग के बाद जब ऑटम सीजन में आएगा तो एक नैरो रिंग बनेगी जिसमें जो वेसल्स बनेंगी वो नैरो वेसल्स बनेंगी और सेकेंडरी जाइलम एलिमेंट भी लेसर बनेगा। एंड नाउ स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग के बाद ऑटम एंड ऑटम के बाद वापस से स्प्रिंग सीजन आता है और वापस से एक स्प्रिंग वुड की रिंग बन जाएगी। लेकिन अगर ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म होती हैं तो वहां पे इस टाइप की स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग टाइप की रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा।
वहां पे इस टाइप की रिंग हम देख नहीं सकते, वहां पे जाइलम यूनिफॉर्म जाइलम बनेगा, यूनिफॉर्म सेल्स बनेंगी। बच्चों जैसे अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बनना है, बाहर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम भी इस तरीके से बनना है। लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो बाहर के टिश्यूज हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो एज सेकेंडरी जाइलम फॉर्मिंग मोर अमाउंट, सो प्राइमरी फ्लोएम एंड ओल्डर सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेजुअली क्रश्ड, दैट इज ओल्डर जो सेकेंडरी फ्लोएम होगा और प्राइमरी फ्लोएम होगा वो धीरे धीरे क्रश होता चला जाएगा। वेयर एज प्राइमरी जाइलम, this one is a primary xylem that remains less or more intact in the center। बच्चों अगर हम देखें तो देखिए जो टेम्परेट एरियाज है वहां पे स्प्रिंग एंड ऑटम दो टाइप की रिंग बन रही है, और दो रिंग जो बनी, टू रिंग्स स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनुअल रिंग्स। और इन रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, that is called as dendrochronology। बच्चों this central part that form towards inner side of the vascular cambium is called wood। इसको हम wood बोलते हैं, that are used in the formation of furniture because it is harder and that parts। बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डर सेकेंडरी जाइलम कहाँ होगा और यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम कहाँ होगा, so this one xylem is called as older secondary xylem, this one is called as youngest secondary xylem। that is हम बोल सकते हैं कि older secondary xylem found towards fifth side, whereas youngest secondary xylem present just below the vascular cambium। जबकि अगर हम oldest secondary फ्लोएम की बात करें तो it present periphery, whereas youngest secondary फ्लोएम present just outer to the vascular cambium। ये वेस्को कैम्बियम है और इसके जस्ट आउटर साइड में जो सेकेंडरी फ्लोएम होगा वो यंगेस्ट होगा। दैट इज यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट जस्ट नियर द वेस्कुलर कैम्बियम, जस्ट इनर साइड ऑफ द वेस्को कैम्बियम इज सेकेंडरी ओल्डेस्ट यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड जस्ट आउटर ऑफ द वेस्को कैम्बियम इज यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। अब बच्चों वुड की बात आती है कि वुड क्या होती है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा इस डायग्राम में अगर देखें तो दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, दिस वन इज कॉर्टेक्स, दिस वन इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस वन इज सेकेंडरी फ्लोएम, दिस वन इज वेस्को कैम्बियम, दिस वन इज सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम में दिस वन इज स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड एंड सेंटर पार्ट इज पिच। अगर हम इस जाइलम की बात करें तो बच्चों ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये वुड बनाता है, और वुड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, whereas autumn wood is also called as late wood। क्योंकि लेट सीजन बनी है इसलिए ऑटम वुड को लेट वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड फर्स्ट बनी है, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली वुड। बच्चों स्प्रिंग वुड में लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं, दैट इज जाइलम एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज, दैट इज इनके अंदर वेसल की जो कैविटी होगी वो वाइडर होगी। जबकि अगर ऑटम वुड की बात करें तो ये नैरो जाइलरी एलिमेंट बनेंगे और इनकी जो कैविटी होगी वो भी नैरो होगी। नेक्स्ट ये जो स्प्रिंग वुड है ये लाइट कलर की होती है, जबकि ऑटम वुड इज डार्क इन कलर। स्प्रिंग वुड की जो डेंसिटी होगी वो लो डेंसिटी होगी, जबकि ऑटम वुड की डेंसिटी आप देखेंगे वो हाई डेंसिटी होगी। तो दिस वन इज अ डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। जैसे यहाँ पे मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा है, two kinds of wood that appears as a alternate concentric rings। two types of wood, spring wood and autumn wood, जो कि alternate ring के रूप में बन रही है। These rings constitute an annual ring, that is एक spring wood and autumn wood दोनों को एक साथ मिलाकर हम annual ring बोलते हैं। और इन annual ring को काउंट करके जो प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हैं, this branch of science is called dendrochronology। to determine the age of plant या age of tree by the counting of annual rings। तो जितनी annual rings होंगी ऑलमोस्ट +1 या 2 हम कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली कुछ ईयर में annual ring नहीं बनती, तो हम जितनी annual ring होंगी उसका +1 या +2 करके उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। इट मीन्स अगर 8 annual rings है तो उस प्लांट की एज 9 या 10 ईयर हो सकती है। अब बच्चों एक और टाइप की वुड आती है, हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरामन,
whereas sapwood is called alburnum. Actually जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे सेंटर वाला जो पार्ट होगा इट बिकम्स डार्कर, ये डार्क होता चला जाएगा और सेंटर पार्ट जो डार्क होता चला जा रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ड्यूरामन या हार्टवुड बोलते हैं क्योंकि प्लांट के हार्ट में या सेंटर में रहती है, तो दैट इज सेंट्रल, दैट इज ड्यूरामन. हार्टवुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरामन. दिस इज डार्क ब्राउन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ tannin, resin, oils, gums, aromatic compound, aromatic substances and essential oils. इन सबके डिपोजिशन होने से ये डार्क कलर की हो जाती है. ये सेंट्रल होगी, दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट सेकेंडरी, एक ओल्डेस्ट ट्री का जो मोस्ट पार्ट होगा वो सेंट्रल पार्ट होगा, वो हार्टवुड या ड्यूरामन का बना होगा. It is central and innermost part of the oldest plant, and this one is hard, durable, and highly resistant or highly resistant for the pathogens या microbes. ये hard होती है, durable होती है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, लेकिन इसका डज नॉट कंडक्ट वाटर, दैट इज वाटर के कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता. इसकी सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं एंड हाईली लिग्निफाइड होती हैं, इनका वाटर के कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता. तो फिजियोलॉजिकली इट इज इनएक्टिव बट मैकेनिकली एक्टिव होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. लेकिन sapwood इज कॉल्ड एल्बर्नम, दैट इज ये पेरिफेरल होती है और लाइट कलर होती है, दैट इज पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम जो कि जस्ट बिलो द वेस्कोकैम्बियम होगा. दिस वुड इज कॉल्ड एज sapwood या एल्बर्नम, दैट इज ए पेरिफेरल लाइट कलर, लाइट इन कलर, एंड इसका मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स. तो sapwood इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव और जबकि हार्टवुड इज मैकेनिकली एक्टिव या फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. हार्टवुड को हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं जबकि sapwood मेनली वाटर मिनरल का कंडक्शन करेगी. इन ए ओल्डर ट्री हार्टवुड की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसका धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, जबकि sapwood ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है. तो बच्चों ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो गई इन द डायकॉट स्टेम विद इन स्टीलर रीजन. नाउ नेक्स्ट वन बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, दैट इज कॉर्टिकल रीजन, दैट इज बाय कॉरकेम्बियम. बच्चों अभी हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ इन द डायकॉट स्टेम, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन ऑफ द डायकॉट स्टेम. नाउ नेक्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ इन द कॉर्टिकल रीजन. बच्चों जैसे सबसे पहले स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है और जब स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, एंड ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ए प्रेशर बिल्ड अप ऑन द एक्सिलर टिश्यूज, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल रीजन में प्रेशर एक्सर्ट होगा, एंड ड्यू टू pressure of secondary xylem on the epidermis and cortex it becomes broken down, that is epidermis and cortex क्या होगा टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. एंड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द एपिडर्मिस जो यंग टिश्यूज हैं या लिविंग टिश्यूज हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और वहां इंफेक्शन हो सकता है. तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी या दीज टिश्यूज प्लांट प्रोड्यूस एन अदर प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड कॉर्क, और इस कॉर्क के बनने के लिए एक नई कॉरकेम्बियम की, एक और कैम्बियम की या एक लेक्टर मेस्टेम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉरकेम्बियम. तो बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इन द कॉर्टिकल रीजन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉरकेम्बियम. एंड ध्यान रखना बच्चों, कॉरकेम्बियम इन डायकॉट स्टेम यूजुअली डेवलप फ्रॉम कॉर्टेक्स दैट इज आउटर मोस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स दैट इज हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस से बनती है. तो जैसे कि ये एपिडर्मिस है और इसकी जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, इसकी हाइपोडर्मल सेल्स डी डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी या उनके अंदर डिविन कैविटी हो जाएगी. तो ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन इन द हाइपोडर्मिस एंड एक कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस कैम्बियम इज कॉल्ड एज कॉरकेम्बियम, एंड दिस कॉरकेम्बियम इज आल्सो नोन एज फिलोजन. बच्चों दिस कॉरकेम्बियम इज कपल ऑफ लेयर थिक, जनरली सिंगल लेयर भी हो सकती है बट इट इज कपल ऑफ लेयर थिक, and cells of corkemium are nearly rectangular in shape. These are thin wall and closely arranged living parenchyma cells होती हैं.
सेल्स ऑफ कॉर्केमियम डिवाइड पैरिक्लिनली, दैट इज जब इसकी सेल डिवाइड करेंगी तो कुछ सेल्स बाहर बनेंगी और कुछ सेल्स अंदर बनेंगी। पैरिक्लिनली मीन्स जब ये सेल डिवाइड करेंगी तो कुछ सेल्स बाहर बनेंगी, कुछ सेल्स अंदर की साइड में बनेगी। बच्चों ये कॉर्केमियम रिमेन एक्टिव ओनली फॉर 1 ईयर, दैट इज कॉर्केमियम की एक्टिविटी ओनली 1 ईयर रहती है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि ईच ईयर ए न्यू कॉर्केमियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ प्रीवियस कॉर्केमियम। तो हर साल एक नई कॉर्केमियम का फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ प्रीवियस कॉर्केमियम फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्केमियम सेल्स आर थिन लिविंग एंड नियरली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड क्लोजली अरेंज सेल्स होती हैं, और जब डिवाइड करती हैं तो इनके अंदर पैरिक्लिनल डिवीजन होता है। सम सेल्स दैट फॉर्म टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द कॉर्केमियम इज कॉल्ड कॉर्क और फेलोजन। जो बाहर की साइड में टिश्यू बनेगा कॉर्केमियम के बाहर की साइड में, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्क या फेलम। कॉर्क और फेलम इज डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन, इट इज डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन। कॉर्क में या फिलम में सुवेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, इस कारण ये डेड टिश्यू होगा या डेड सेल्स का बना होगा। एंड जब कॉर्केमियम डिवाइड करती है तो कुछ सेल्स अंदर की साइड में बनती है, तो अंदर की साइड में जो टिश्यू बनेगा दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म इज पैरेन्काइमेटस लिविंग टिश्यू। बच्चों कॉर्केमियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड देन द इनर साइड, जबकि वेस्कोकेमियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड देन द आउटर साइड, बट कॉर्केमियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स आउटर साइड। तो कॉर्क ज्यादा अमाउंट में बनेगा और कॉर्टेक्स कम अमाउंट में बनेगा। ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ द कॉर्केमियम, जो बाहर का टिश्यू है कॉर्क धीरे धीरे क्या होगा, डाई कर जाएगा, डेड हो जाएगा और स्लग ऑफ हो जाएगा, दैट इज धीरे धीरे ये लेयर के रूप में रिमूव होता रहेगा। बच्चों दिस वन कॉर्क, कॉर्केमियम एंड कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरिडर्म, PERIDERM। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरिडर्म का पार्ट क्या क्या हो सकता है, पेरिडर्म में क्या क्या आ सकते हैं, दैट इज फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म। फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, जैसे कि हम कॉर्क को और बोलते हैं फेलम, कॉर्केमियम को बोलते हैं फेलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म। तो कॉर्क, कॉर्केमियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिडर्म। इन तीनों पार्ट को पेरिडर्म बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना कि दिस कॉर्केमियम in dicot stem generally develop from cortex, that is outermost area of the cortex, that is hypodermis, but in dicot roots corkemium in dicot root developed from pericycle, that is dicot root में corkemium का formation pericycle से होगा। dicot की root में corkemium का formation कहाँ से होगा, pericycle से, जबकि dicot के stem में corkemium का formation कहाँ से हो रहा है, हाइपोडर्मिस से हो रहा है। बाकी रूट के अंदर और स्टेम के अंदर एक्टिविटी जो होती है कॉर्केमियम की वो सेम होती है, डिफरेंट किसमें, फॉर्मेशन में, कि डायकोट के स्टेम में कॉर्केमियम हाइपोडर्मिस से बन रही है, जबकि डायकोट की रूट के अंदर कॉर्केमियम पेरिसाइकिल से डेवलप हो रही है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें तो सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद एक टर्म आता है लेंटिसेल्स क्या होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉर्केमियम है ये बाहर की साइड में डेड टिश्यू बनाती है जिसको कॉर्क बोलते हैं, और अंदर की साइड में लिविंग टिश्यू बनाती है जो कि पैरेन्काइमेटस होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बट समटाइम्स इन वुडी प्लांट पार्ट्स दिस कॉर्केमियम प्रोड्यूस लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स टुवर्ड्स आउटर साइड देन द डेड, दैट इज डेड टिश्यू के बजाय, जैसे बाहर की साइड में डेड कॉर्क बनना था, इसकी बजाय बाहर की साइड में क्या बना रही है, लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स। एंड जब ये लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स बाहर की साइड में बहुत ज्यादा बनती हैं तो इनके प्रेशर लगने से एपिडर्मिस रैप्चर हो जाती है, और एपिडर्मिस के रैप्चर होने से एक लेंस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दिस लेंस शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। और ये जो बाहर साइड में सेल्स बनी है लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स, दीज लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, इनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोला जाता है। ये जो लेंस शेप स्ट्रक्चर है, दीज लेंस शेप स्ट्रक्चर जनरली फॉर्म इन वुडी प्लांट पार्ट्स। वुडी प्लांट पार्ट्स में लाइक जैसे कि डायकोट स्टेम एंड डायकोट की रूट के अंदर होते हैं, और इनका मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज कराना, दैट इज
गैसेस का एक्सचेंज कराना, एज वेल एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, बट मेन फंक्शन गैसेस एक्सचेंज होता है और इनकी प्रेजेंस केवल और केवल वुडी प्लांट पार्ट में होगी। हर्बेसियस प्लांट पार्ट के अंदर लेंटिसेल्स की प्रेजेंस नहीं होती है। ये लेंस सेफ स्ट्रक्चर होते हैं और ये लेंस सेफ स्ट्रक्चर तभी बनेंगे जब कॉर्क कैम्बियम बाहर की साइड में डेड टिश्यू की बजाय लिविंग टिश्यू बनाएगी और दीज लिविंग टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं। ये क्लोजली अरेंज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो कि बाहर की साइड में बन जाती हैं। नाउ लेंटिसेल्स के बाद हम नेक्स्ट वन बात करेंगे बार्क। बच्चों बार्क क्या है? बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। ऑल टिश्यू आउटसाइड ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड बार्क, मतलब उस सभी टिश्यू को जो कि वेस्को कैम्बियम के बाहर बनता है उसको बार्क बोलते हैं। और आप जानते हैं वेस्को कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम बनता है और वेस्को कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो सेकेंडरी वेस्को कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? पेरिडर्म। पेरिडर्म मींस दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर क्या होगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, ये पूरा पार्ट या इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? पेरिडर्म। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि बार क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म या ऑल टिश्यू आउटसाइड ऑफ वेस्को कैम्बियम इज नोन एज बार्क। इट इंक्लूड्स सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, ये कलेक्टिवली इसमें आ जाता है। बार्क दो टाइप की हो सकती है, अर्ली बार्क या लेट बार्क। अर्ली बार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट बार्क, इट इज फॉर्म इन अर्ली सीजन, दैट इज स्प्रिंग में बनेगी। एंड लेट बार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड बार्क, दैट फॉर्म इन एंड ऑफ द सीजन, दैट इज ऑटम सीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। बार्क के बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी ग्रोथ इन द डायकॉट रूट्स। अब सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट की रूट के अंदर देखें तो बच्चों डायकॉट का रूट का स्ट्रक्चर कुछ टाइप से होता है। ये हमने स्टील के बारे में बात करी है। स्टील में पेरिसाइकिल होगी, पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होंगे। इन रेडियल वैस्कुलर बंडल्स में दिस वन इज प्रोटोजाइलम, दिस वन इज मेटाजाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम एंड दिस वन इज कंजक्टिव टिश्यू जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच में है। तो स्टील का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे रेडियल वैस्को बंडल्स होते हैं। इनिशियली यहाँ पे कैम्बियम का वेस्को कैम्बियम की प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिव टिश्यू, ये कंजक्टिव टिश्यू है जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम बंडल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक या डी डिफरेंशिएटेड। एज ए रिजल्ट सम पार्ट ऑफ रूट वेस्को कैम्बियम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सम पार्ट ऑफ रूट वेस्को कैम्बियम या सम स्ट्रिप्स ऑफ रूट वेस्को कैम्बियम डेवलप फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्रोटोजाइलम, दिस वन इज मेटाजाइलम, दिस वन इज प्रोटोजाइलम। ये प्रोटो हो गया, प्रोटोजाइलम, दिस वन इज दिस वन इज मेटाजाइलम एंड दिस वन इज प्रोटोजाइलम। ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम है। इस प्रोटोजाइलम के जस्ट आउटर जो पेरिसाइकिल होगी ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और इसके मेरिस्टेमेटिक होने से कुछ पार्ट और बन जाएगा इस रूट की वेस्को कैम्बियम का। तो सम पार्ट ऑफ रूट वेस्को कैम्बियम डेवलप फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू एंड सम पार्ट डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकिल। जब ये दोनों स्ट्रिप बन जाएंगी तो ये दोनों स्ट्रिप आपस में एक साथ जुड़ जाएंगी और एक रिंग बन जाएगी रूट वेस्को कैम्बियम की। इनिशियली ये रूट वेस्को कैम्बियम एक वेवी रिंग के रूप में बनती है, एक वेवी लहरदार एक रिंग के रूप में बनती है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी, अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, तो धीरे धीरे ये वेस्को कैम्बियम अपने आप ही राउंडेड हो जाएगी या सर्कुलर हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, रूट की जो वेस्को कैम्बियम है, रूट वेस्को कैम्बियम, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, क्योंकि पहले से कोई भी पार्ट नहीं था। जबकि स्टेम के अंदर जो वेस्को कैम्बियम थी वो पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी थी। बट इन रूट्स, इन डायकॉट रूट्स, वेस्को कैम्बियम इज कंप्लीटली secondary in origin. Some part develop from conjunctive tissue and some part from pericycle due to de-differentiation. इसलिए इसको completely secondary बोला जाएगा origin में। Initially it is wavy ring, एक wavy ring या लहरदार रिंग के रूप में बन रही है, but due to activity of the root vasco कैम्बियम अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा, तो ये वापस राउंडेड या सर्कुलर हो जाएगी।
बच्चों इसकी एक्टिविटी सेम एज द वेस्कोकैमियम ऑफ स्टेम, दैट इज इसकी एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी एक्टिविटी सेम ऐसी होती है जैसे कि डायकॉट के स्टेम में वेस्कोकैमियम की होती है, दैट इज इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम towards inner side and secondary phloem towards outer side. It is more active towards inner side than the outer side. It forms only one root vescocamium formed in the dicot root that remain active throughout the life. It means इसकी एक्टिविटी सेम है जैसे कि डायकॉट के स्टेम में वेस्कोकैमियम की होती है, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इसमें है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसका फॉर्मेशन कुछ पार्ट कंजक्टिव टिश्यू से और कुछ पार्ट पेरिसाइकिल से होता है, इसलिए इसको कंप्लीटली सेकेंडरी बोलते हैं, जबकि वहां पे कुछ पार्ट प्राइमरी था और कुछ पार्ट सेकेंडरी था स्टेम की वेस्कोकैमियम का। बच्चों इस सेकेंडरी को कंप्लीट हो चुका है, एनाटॉमी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों इसी को रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इतने ही पार्ट को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए बच्चों गुड लक, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे तैयारी करेंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे।